देयर आर सम फिजिकल मोड्स, ठीक है, थ्रू विच वी सेंड सिग्नल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जैसे कि हम वायर्स का इस्तेमाल करते हैं, कोएक्सियल केबल्स का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स का इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरीकों के मॉड्स होते हैं जिससे हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास ये मेथड होता है। दूसरा हमारे पास मेथड क्या है कि हम लोग विदाउट जो है वो मीडियम, कोई मीडियम नहीं इस्तेमाल कर रहे होते, विदाउट मीडियम, बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू जो है वो सिग्नल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे भेज रहे होते हैं। ऑब्वियसली वो कैरियर वेव्स होती हैं जिसको हमने एफएम और एएम के अंदर डिटेल के अंदर पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होती है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होती है। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दोस थिंग्स, ठीक है। आज की क्लास बहुत थ्योरेटिकल है, ठीक है, सो प्लीज रिकॉर्डिंग बहुत ध्यान से सुन भी लीजिएगा इसकी, और सेकेंडली ये कि इसको बहुत ध्यान से क्लास को भी सुनिएगा, ठीक है। वन बाय वन आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल दी चैनल ऑफ कम्युनिकेशंस, क्या क्या चैनल क्या होता है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हम फिजिकल जो हमारे पास चैनल्स हैं, फिजिकल चैनल्स जिसके थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल भेज रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं वायर पेयर, ठीक है। उसमें सबसे पहला जो है वो वायर पेयर है, ठीक है। बहुत पुराने दिनों में वायर पेयर का हम नॉर्मली इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है। ओल्ड एजेस के अंदर हम लोग वायर पेयर का इस्तेमाल करते थे। वायर पेयर के अंदर क्या होता था कि हमारे पास दो वायर्स होती थी, जो नाम से ही पता है वायर पेयर, दो पैरेलल वायर्स होती हैं कॉपर की, जिसके थ्रू हम सिग्नल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे भेज रहे होते हैं। अभी रिसेंटली आप लोग वायर पेयर्स को जो इस्तेमाल करते हो वो अपने नॉर्मली छोटे से लिंक के लिए इस्तेमाल करते हो, क्योंकि एक्चुअली अब ये बहुत हद तक ऑब्सलीट कर गई हैं, इनको बहुत हद तक ख़त्म कर दिया गया है। बहुत छोटे से शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम इसको जो है वो अभी भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन बहुत छोटे से डिस्टेंस के लिए, ठीक है। जैसे कि एक टेलीफोन का खंबा है, उससे आपके घर के अंदर अगर पीटीसीएल की वायर को लेके आना है तो वो वायर पेयर है, बल्कि अब तो उन्होंने भी बाय द वे रिप्लेस कर दिया है उसको। अब उनकी वायर भी थोड़ी बेहतर हो गई है, वो थिक सी एक और कॉपर वायर उन्होंने ले आए हैं, ठीक है, जो मल्टी चैनल केबल है एक्चुअली में। तो वायर पेयर्स तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी खत्म करते जा रहे हैं, बट स्टिल somehow the other some places the wire player is still used, और ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, बहुत शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। द रीजन वाई वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द वायर्ड पेयर्स, उसके बहुत सारे रीजंस थे। नंबर वन, एक तो ये एक्सपेंसिव होती थी, कॉपर मेटल है, मेटल की प्राइस वैसे ही थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फाइबर्स या इस किस्म की चीज़ों से, ठीक है। तो ये आपके पास काफ़ी महंगी होती थी मेटल की कॉपर वायर्स जो होती थी। कॉपर इटसेल्फ इज एन एक्सपेंसिव मेटल। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास इसका रीज़न था, द बैंड विथ, इसकी बैंडविड्थ बहुत कम होती थी, मतलब एज कंपेयर टू अदर चैनल्स सबसे लोएस्ट इसकी बैंडविड्थ होती थी हमारे पास, ठीक है। बहुत ज़्यादा हमारे पास इसमें जो है वो सिग्नल फ्रिक्वेंसीज के नहीं ट्रैवल करते हैं, और तकरीबन 500 जो है किलो हर्ट्ज तक के सिग्नल्स जो हैं वो इसमें कैरी हो सकते हैं। 500 किलो हर्ट्ज एज नथिंग, इसे कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं है। अगर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो 500 किलो हर्ट्ज इट्स लाइक अ पीनट, बिल्कुल, ठीक है। तो इसका आपके पास वो बहुत कम होता था बैंडविड्थ, जिसकी वजह से हम वायर पेयर्स का अब नॉर्मली इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, ठीक है। एक्सपेंसिव है आपके पास, और इसके अलावा क्या मैंने आपको दूसरा इसका बताया कि इसकी बैंडविड्थ काफ़ी कम है। तीसरा इसका बड़ा रीज़न ये है कि ये वेट इनका ज़्यादा होता था, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी चाहिए होती थी, अच्छी खासी हैवी हो जाती थी, तो इनको लटकाने के लिए, लगाने के लिए भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी थोड़ी सी चाहिए होती थी। फोर्थ इनका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि वायर पेयर्स जो है हमारी, ये आपके पास क्रॉस लिंकिंग या क्रॉस टॉक से सफ़र होती हैं। अच्छा, बाय द वे क्रॉस लिंकिंग क्रॉस टॉक मैं पिछली क्लास में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ कि जब एक चैनल का सिग्नल जो है when the signal from one channel enters the boundary of the other channel, ठीक है। जब आपके पास एक चैनल का जो सिग्नल है वो किसी दूसरे की बाउंड्रीज में एंटर होना शुरू हो जाए, उसके अंदर एंटर हो जाए, तो उसको हम कहते हैं क्रॉस टॉक या क्रॉस लिंक, ओके। बेसिकली होता ये है कि जब ये इलेक्ट्रिक करंट, एक्चुअली सिग्नल क्या होता है, करंट या वोल्टेज होता है। जब ये करंट जो है ये आपके पास वायर में ट्रेवल करता है तो उसकी वजह से वायर हीट अप होती है, और हीट की फॉर्म में रेडिएट्स होती हैं हमारे पास एनर्जी, या सिग्नल रेडिएट होता है बाहर की तरफ, ठीक है। अच्छा, ये जो रेडिएशन जब बाहर निकलती हैं तो ये किसी दूसरे वायर के ऊपर गिरती हैं, तो दूसरा वायर इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और एक्चुअली में जो डेटा उस वायर में जा रहा होता है वो किसी दूसरे चैनल के साथ भी क्या होना शुरू हो जाता है, शेयर होना शुरू हो जाता है।
और इस चीज को हम क्या कहते हैं, क्रॉस टॉक या क्रॉस लिंक, ठीक है, या क्रॉस लिंकिंग का वर्ड इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें क्रॉस टॉक या क्रॉस लिंक होता है, विच मीन्स इसकी सिक्योरिटी इतनी अच्छी नहीं होती, इट इज एक्चुअली हैविंग अ पुअर सिक्योरिटी, बहुत पुअर सिक्योरिटी हमारे पास वायर पेयर्स के अंदर होती है, ठीक है, सबसे पुअर होती है बाय द वे। जैसे कि लेट्स से अगर आप टेलीफोन लाइंस की बात कर लें, अगर आपने किसी की लाइन को टैप करना है एक्चुअली में, तो क्या करना है, आपने उसकी वायर को काटना भी नहीं पड़ेगा, बस क्या करना है, एक पॉइंट से दोनों वायर्स के इंसुलेशन को छील दीजिए, उसको इंसुलेशन को उतार दीजिए और अपना वायर जोड़ दीजिए वहां पे, तो यू कैन इजीली टैप द फोन और इजीली जो है ना स्टील द डेटा फ्रॉम द वायर पेयर्स। तो इसकी सिक्योरिटी बहुत पुअर होती है, लेकिन इसका एक एडवांटेज बस यही है कि ये बहुत यूजर फ्रेंडली है, मतलब हम सब इसको जोड़ना, तोड़ना, निकालना हम सब जानते हैं इसको। तो अब जिसे कहते हैं ना कि लेम आदमी भी जिसे कहते हैं ना 0/0 भी इसका जो है ना वो जोड़ना तोड़ना कर सकता है, बस इसका एक यही एडवांटेज है, ठीक है जी। सो दिस इज एक्चुअली वायर पेयर्स। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमने पढ़नी है, दैट इज दिस इज कोएक्सियल केबल, इसको हम कहते हैं कोएक्सियल केबल, ठीक है जी। वायर पेयर्स में अगर किसी ने सवाल पूछना है तो पूछ लो, वरना फिर कोएक्सियल पे स्टार्ट करें हम लोग। अच्छा जी, तो कोएक्सियल केबल्स क्या होती हैं, कोएक्सियल केबल्स में ये बेटा आप लोग के जो घरों में जो टीवी चैनल केबल आ रहा है ना, उसमें जो काले रंग का तार है उसको हम कोएक्सियल केबल कहते हैं। इस कोएक्सियल केबल में सबसे ऊपर जो है काले कलर का कवर होता है, जिसको हम इसका जैकेट बोलते हैं उस वायर का। ये वायर का जो जैकेट होता है, इट इज ए थिक इंसुलेशन प्लास्टिक का एक कवर होता है। उस थिक इंसुलेशन को अगर आप काटते हो तो उसके नीचे आपको एक सिल्वर कलर की जाली दिखती है, जिसको हम बोलते हैं ब्रेड। देखिए हमारे पास तो जी घटिया किस्म के वायर आते हैं चाइना के, तो इसलिए वो सिल्वर की ब्रेड आपको दिख रही होती है, लेकिन एक्चुअली में रियलिटी में ये कॉपर की ब्रेड होती है, ठीक है, कॉपर की एक जाली नुमा चीज होती है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप उस कॉपर ब्रेड को भी हटाते हो, उस जाली को भी हटाते हो, तो उसके नीचे आपको एक वाइट कलर की इंसुलेशन मिलती है, ठीक है। और जिसको हम पॉलीथीन इंसुलेशन बोलते हैं। इसको भी जब आप काटते हो तो इसके अंदर से आपको एक चमकता सा मोटा सा कॉपर का वायर मिलता है, जो कि आपकी इनर कोर कहलाती है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या किस तरीके से फंक्शन होता है, तो बाय द वे जो आपकी इनर कोर है वो सिग्नल लेके आती है, इट इज एक्टिंग एज ए लाइव वायर। और जो आपकी कॉपर की ब्रेड है, इट इज एक्टिंग एज न्यूट्रल और अर्थ वायर, जिससे सिग्नल वापस जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास इसमें कोएक्सियल केबल में हमारे पास जो है वो डेटा आता और जाता है। सेकेंडली ये क्रॉस लिंकिंग या क्रॉस टॉक इसमें बहुत कम होती है, ऑलमोस्ट जीरो होती है। द रीजन बिहाइंड इज दैट कि लेट्स से हमारे पास एक वायर पेयर से एक सिग्नल रेडिएट हुआ और रेडिएट होके कोएक्सियल केबल की तरफ आ रहा है, तो कोएक्सियल केबल में जो ओरिजिनल सिग्नल है वो इनर कोर में जा रहा होता है और उसके अराउंड एक कॉपर की ब्रेड लगी होती है। तो एक्चुअली में वो कॉपर ब्रेड उस सिग्नल को, जो आउटर सिग्नल है, जो किसी दूसरे चैनल का सिग्नल है, वो पहले रिसीव कर लेती है और उसको रिसीव करके इनर कोर तक नहीं जाने देती, बल्कि वो उसको डायरेक्ट अर्थ में भेज देती है। तो इसकी वजह से बाहर का कोई सिग्नल जो है, क्रॉस लिंकिंग का सिग्नल, वो अंदर नहीं आता। इसी तरीके से जब इनर कोर में से रेडिएशन की वजह से सिग्नल बाहर रेडिएट होता है, तो वो कॉपर ब्रेड क्योंकि उसकी गिर्द लगी हुई है, तो वो पहले ही उस सिग्नल को एब्जॉर्ब करके अर्थ भेज देती है, तो ये सिग्नल बाहर भी नहीं जा पाता। तो सिंपल बाहर से ना कोई सिग्नल अंदर आता है, ना से अंदर का कोई सिग्नल है बाहर आता है, और कॉपर ब्रेड एक शील्ड के तौर पे काम करती है, न्यूट्रल वायर भी के तौर पे भी होती है और वो शील्ड भी होती है। एक्चुअली में दो फंक्शंस है इसके। तो ये शील्ड के तौर पे काम करती है और क्या करती है, सिग्नल बाहर वाले को भी अर्थ में भेज देती है और इनर से जो लीक आउट होता है उसको भी अर्थ में भेज देती है, यानी आपका डेटा बहुत सिक्योर हो जाता है। ऑब्वियसली जब सिग्नल हमारे पास डिक्रीज होने लगता है तो हम रिपीटर्स एम्पलीफायर का इस्तेमाल करके उस सिग्नल को इंक्रीज भी कर लेते हैं, तो उससे हमारे पास सिग्नल बेहतर हो जाता है, ठीक है। और इसकी जो रेंज होती है, बैंडविड्थ होती है, वो 50 मेगाहर्ट्ज के आसपास होती है, विच इज हाई। 500 किलोहर्ट्ज के मुकाबले में तो बहुत हाई है। तो इसकी वजह से आपके पास जो है वो डेटा जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का डेटा भी इसमें ट्रैवल कर सकता है। मतलब लेट्स से अगर आप देखें तो हमारे पास इसमें एक कॉपर जो कोएक्सियल केबल होती है, इसमें हमारे पास हमारे घरों में 150 से 200 टीवी चैनल्स आ जाते हैं, तो अच्छा खासा डेटा ये कैरी कर रही होती है ये वायर, ठीक है जी। तो ये इसके बड़े एडवांटेजेस हैं, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज़
ये सिक्योर भी है, बेहतर है बनिस्बत वायर पेयर के। विच मीन्स अगर आपने इसमें कुंडा लगाना है, टेम्पर करना है इसको, टैप करना है इसको, तो आप बगैर इसको काटे इसको टैप नहीं कर सकते। फर्स्ट आपको इसको काटना पड़ेगा, काट के अपना कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा, और वो कनेक्शन जोड़ना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इतना इतना आसान नहीं होता जितना वायर पेयर में होता है। उसमें तो हम वायर को काटते भी नहीं है, डायरेक्ट इंसुलेशन को अगर हम छील के उसमें वायर लगा दें तो इजीली वो टैप हो सकती है। तो एज कंपेयर टू वायर पेयर इट इज मच सिक्योर देन दिस कोएक्सियल केबल, मच सिक्योर है, ठीक है। इसके मेजर डिसएडवांटेजेस में क्या है कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, इसका वेट, ऑब्वियसली कॉपर है, वेट होता है इसका ज्यादा। सेकंड जो है ये भी बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। ऑब्वियसली हमें बार बार रिपीटर एम्पलीफायर लगाने पड़ जाते हैं, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं होती, एम्पलीफायर्स की जरूरत पड़ती है। और तीसरा क्या है कि ये एक्सपेंसिव होती है, इट इज इवन मोर एक्सपेंसिव देन वायर पेयर्स, वायर पेयर्स के मुकाबले में काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है ये, ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट कोएक्सियल केबल। इसमें किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। एनी क्वेश्चंस? अच्छा, इसके बाद जो थर्ड मीडियम मुझे डिस्कस करना है दैट इज एक्चुअली ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। एक सेकंड में ऑप्टिकल फाइबर खोल लूं जी। तो थर्ड मीडियम जो है दैट इज ऑप्टिकल फाइबर। अच्छा, बाय द वे ऑप्टिकल फाइबर के फायदे ही फायदे, नुकसान तो होने के ना होने के बराबर है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होती हैं, तो इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं पहले, थोड़ा सा बेसिक सा। ऑल्दो यू हैव डिस्कस दिस इन ओ लेवल्स, आप लोगों ने ओ लेवल्स में ये पढ़ा है व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, एक थिक ग्लास की कोर होती है इसमें, ठीक है, जिसके ऊपर आपके पास एक थिनर ग्लास कोर होती है। दिस इज थिन ग्लास, ठीक है, जिसका हमारे पास लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। सर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता था, कोई चीज जो है वो कितना ज्यादा लाइट को बेंड करेगी, कोई भी मीडियम लाइट को कितना बेंड करता है वो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, यानी डेंसिटी जिसको आप कह सकते हो। चलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को छोड़ दो, हम ये कह देते हैं कि इसकी क्या है, लो डेंसिटी है, ठीक है, बहुत ज्यादा थिक नहीं है, ठीक है, ठीक है, लो डेंसिटी है। और ये जो अंदर वाला इनर कोर होता है, इसको, इसकी डेंसिटी काफी ज्यादा होती है, ठीक है, हाई डेंसिटी। तो एक्चुअली में ये अंदर वाला कोर जो है वो डेंस मीडियम बन जाता है, और बाहर वाला जो ग्लास है इसको रेयर मीडियम हम कंसीडर करना शुरू करते हैं। और बाय द वे इसको हम क्या बोलते हैं, क्लैडिंग, इसको हम ऑप्टिकल फाइबर की क्लैडिंग बोलते हैं, जो बाहर वाला होता है। होता ये है कि जब लाइट डेंस से रेयर मीडियम में जाती है, ठीक है, तो अगर उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो जाए क्रिटिकल एंगल से, तो वो लाइट वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। और ऑप्टिकल फाइबर एक्चुअली किस प्रिंसिपल के ऊपर चल रही होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसमें लाइट और लाइट के अलावा कभी कभार हम इंफ्रारेड रेडिएशंस का भी इसमें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सिर्फ लाइट नहीं होती, इंफ्रारेड्स भी होती हैं, ठीक है। इंफ्रारेड्स के अंदर अटेन्यूएशन एज कंपेयर टू लाइट थोड़ी सी कम होती है, इसलिए इंफ्रारेड्स का भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। और उसके लिए प्लास्टिक की फाइबर्स होती हैं, और ग्लास की जो फाइबर्स होती हैं वो लाइट के लिए होती हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर वर्क कर रही होती है, ये ऑप्टिकल फाइबर होती है। अच्छा, बाय द वे एक बात याद रखिएगा कि जो इसमें डेटा ट्रेवल कर रहा होता है वो एनालॉग नहीं, वो डिजिटल होता है, ठीक है, दैट इज अ डिजिटल डेटा। इसकी बैंडविड्थ कितनी होती है,
गीगा हर्ट्ज की रेंज में होती है, दैट इज वेरी हाई। ठीक है, अच्छा जी। अब डिजिटल डेटा किस तरीके से ट्रैवल कर रहा होता है, ये भी जरा समझने वाली बात है कि ऑप्टिकल फाइबर में डिजिटल डेटा कैसे आएगा। डिजिटल हम लोगों ने पढ़ा है 010101 की फॉर्म में होता है। तो ऐसे जैसे कि आपके हाथ में एक लेजर लाइट है, आप उस लेजर लाइट को दबाते हो तो लाइट आती है, विच मीन्स ऑन। और अगर आप उसको ऑफ कर देते हो तो मीन्स लाइट नहीं आती, जीरो। यानी समझ लीजिए आप लाइट ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ कर रहे हैं तो 0101010101 दैट्स इट। इस तरीके से आपके पास कोडिंग आपके पास होती है इसमें। और 0101 लाइट आई, 1 लाइट नहीं आई, 0 इस फॉर्म में हमारे पास होता है। अच्छा, लाइट जो है वो बड़ी तेजी से इसमें ट्रेवल करती है थ्योरेटिकली, एक जगह से दूसरी जगह हमारे पास सिग्नल बड़ी तेजी से ट्रेवल कर रहा होता है। और जो लाइट की फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो मेगाहर्ट्ज की रेंज में इसमें चल रही होती हैं। ठीक है, इट इज वेरी सिक्योर कंपेयर टू वायर पेयर्स एंड कोएक्सियल केबल, विच मीन्स इसको कुंडा मारना बहुत ही इम्पॉसिबल है। बाय द वे, कोई फाइबर काट के अपनी फाइबर जोड़ नहीं सकता, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगी, डेटा लीक आउट हो जाएगा। तो इट इज मच सिक्योरर देन कोएक्सियल केबल्स एंड वायर पेयर। सेकेंडली ये है कि इसमें अटेन्यूएशन बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू वायर पेयर एंड कोएक्सियल केबल। बहुत लो अटेन्यूएशन होती है, बड़ी इजीली आपके पास डेटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है। तो हमें रीजनरेटर एम्पलीफायर्स की ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती, इसका मतलब है कि कॉस्ट आपकी काफ़ी कम हो जाती है। सेकेंडली, ऑप्टिकल फाइबर इटसेल्फ काफ़ी सस्ती होती हैं, क्योंकि ये पतले पतले फाइबर्स होते हैं। मेटल के मुकाबले में फाइबर्स बहुत सस्ते होते हैं, ये इनकी कॉस्ट कंपेयर टू मेटल बहुत कम होती है। तो दीज आर वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। सेकेंडली, ये बहुत लाइट वेट होते हैं। तो लाइट वेट होने की वजह से और छोटे छोटे डायमीटर होने की वजह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी कम आती है। और बहुत पतले पतले फाइबर होते हैं, तकरीबन बाल के बराबर भी फाइबर होते हैं बाय द वे। तो ये पतले पतले फाइबर्स जो हैं ये बहुत सारे मिला के हम एक केबल बना लेते हैं, जिसमें हमारे पास 100-200 हमारे पास फाइबर्स एक साथ आ जाते हैं। तो कई अमाउंट डेटा जो है, जो 100-200 वायर पेयर्स ट्रेवल करवाएंगे, सोचे उसमें क्या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी। उसके मुकाबले में एक ऑप्टिकल फाइबर का केबल जिसमें बहुत सारी कोर्स होती हैं, बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, वो एक केबल जो है वो इजीली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे डेटा वो ट्रेवल करवा रहा होता है। तो वेरी वेरी एफिशिएंट एज कंपेयर टू वायर पेयर एंड थिक कोएक्सियल केबल्स। उसके मुकाबले में बहुत कम है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम है, इट्स सेल्फ सस्ती होती हैं, लाइट वेट होती हैं। क्रॉस लिंकिंग इसमें नहीं होती, क्रॉस टॉक क्रॉस लिंकिंग इसमें ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होती है। ठीक है, और डेटा बड़ी क्विकली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रेवल करता है एज कंपेयर टू वायर पेयर्स एंड कोएक्सियल केबल्स। सिक्योर होती हैं आपके पास, वेरी हाई बैंडविड्थ गीगाहर्ट्ज की रेंज में। तो इसका मतलब है कि बहुत ज़बरदस्त अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो ट्रेवल कर सकता है एक पॉइंट के अंदर। ठीक है, और नेशनल ग्रिड्स को जब हम टेलीफोन कम्युनिकेशन में या आपके पास इंटरनेट कम्युनिकेशन में जोड़ रहे होते हैं तो ऑप्टिकल फाइबर्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये बहुत बेहतर होती हैं, नॉइज़ वगैरह भी नहीं होती इसमें, इस वजह से इट इज़ मच बेटर। ठीक है, तो ये हमारा सारा मीडियम के बारे में हो गया। 3 मीडियम्स हमने पढ़े, वायर पेयर, कोएक्सियल केबल्स और ऑप्टिकल फाइबर्स। ठीक है, नाउ अब जो हम लोगों ने आगे पढ़ना है, वी विल बी टॉकिंग अबाउट वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू हम लिंक्स कैसे बनाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू, हाँ बताया ना कि इंटरनेट कम्युनिकेशन जो आपके पास हो रही होती है, वो भी आपके पास जो है वो इसमें हो रही होती है। इंटरनेट वही लाइट की फॉर्म में ही डेटा जा रहा होता है तहाँ, और 0101 डिजिटल फॉर्म के अंदर डेटा जो है वो उसके अंदर ट्रेवल कर रहा होता है। ठीक है, अब हम चलेंगे रेडियो लिंक्स की तरफ के रेडियो लिंक्स क्या होते हैं, यानी विदाउट मीडियम हम एक जगह से दूसरी जगह कैसे सिग्नल ट्रेवल करवाते हैं। ऑब्वियसली हम लोग का सिग्नल जो होता है वो लो फ्रीक्वेंसी का होता है, जिसको हम डायरेक्टली तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेज सकते। तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कैरियर वेव्स का, जो कि सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाती हैं। ठीक है, अच्छा वो कैरियर वेव कितनी किस्मों की होती हैं, तो कैरियर वेव्स हमारे पास 3 किस्मों की होती हैं। सबसे पहली कैरियर वेव होती है सरफेस वेव। ठीक है, सरफेस वेव के नाम से ही बताया, इसको ग्राउंड वेव भी कुछ किताबों में लिखा जाता है। ग्राउंड वेव या सरफेस वेव लॉन्ग वेव या मीडियम वेव की उसके अंदर बैंड के अंदर ट्रेवल कर रही होती, मतलब एग्जिस्ट करती हैं ये। इनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो तकरीबन 3 मेगाहर्ट्ज के आसपास होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती इनकी, मतलब बैंडविड्थ काफ़ी लो होती है इसकी।
रेंज भी बहुत कम होती है, 1000 किलोमीटर के आसपास इनकी रेंज होती है। ये जमीन पे कुछ ऐसे ट्रेवल कर रही होती हैं, ठीक है। हाँ, इसका एक एडवांटेज ये है कि क्योंकि इनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, हाई वेवलेंथ लो फ्रीक्वेंसी की वजह से ये इजीली बेंड हो जाती हैं अर्थ के कर्वेचर के ऊपर। इनमें बेंडिंग काफी हद तक हो जाती है, क्योंकि हाई वेवलेंथ का मतलब है डिफ्रैक्शन ज्यादा होना, मींस बेंडिंग ज्यादा होना। तो ये बेंडिंग होने की वजह से भी थोड़ा सा कर्वेचर पे बेंड होके एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाती हैं, ठीक है। बट अगेन द रेंज ऑफ दीज वेव्स इज वेरी लेस एज कंपेयर टू अदर, काफी कम होती है, 1000 किलोमीटर के आसपास होती है। लो बैंडविथ होने का मतलब ये है कि बहुत क्वालिटी ऑफ डेटा बहुत अच्छा नहीं होता, बहुत कम जो है वो सिग्नल के अमाउंट को ये ट्रैवल करवा रही होती हैं। एक ज़माने में हमारे टीवी चैनल्स जैसे कि पीटीवी वगैरह या दूरदर्शन इंडिया के जो थे वो इस पे चला करते थे। रेडियो वगैरह जो है सिग्नल्स वो अभी भी इसके ऊपर चलते हैं, ठीक है। एंड दीज आर एक्चुअली सरफेस वेव्स या ग्राउंड वेव्स, ठीक है। इससे बेहतर जो सिस्टम यूज होता है उसको हम कहते हैं स्काई वेव्स, ठीक है। अच्छा, स्काई वेव्स के नाम से ही पता चल रहा है कि स्काई तक जाती होंगी, ऑब्वियसली स्काई तक जाती हैं, बिल्कुल जाती हैं। एक्चुअली में हमारे अर्थ के गिर्द एक हमारे एटमॉस्फेयर है जिसको हम कहते हैं आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर की 3 लेयर्स होती हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। चार्ज पार्टिकल्स हमारी अर्थ पे इन आइनोस्फेयर, मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में सॉरी, चार्ज डेंसिटी जो है वो सबसे ज्यादा मीजोस्फेयर के अंदर होती है, सबसे ज्यादा चार्ज पार्टिकल्स मीजोस्फेयर्स में होते हैं। अच्छा, क्या होता है कि हम एक ट्रांसमीटर के थ्रू, मैं इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई कर देता हूँ जरा, जी, हम एक ट्रांसमीटर के थ्रू एक सिग्नल जो है वो आसमान की तरफ भेजते हैं, देखिए ऐसे। ये हमारा आइनोस्फेयर बना है, लेट्स से हमने अपने ग्लोब के अराउंड। तो ये सिग्नल जो है ये ऊपर जाता है और मीजोस्फेयर में चार्ज डेंसिटी की वजह से रिफ्लेक्ट हो जाता है। एंड यू कैन सी दिस इज सम सॉर्ट ऑफ ए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये कुछ हद तक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की तरह की चीज है। ये रिफ्लेक्ट होकर जब वापस जमीन पे आता है तो रिसीव हो जाता है। और बाय द वे, अगर हमें रिसीव नहीं करना बल्कि और आगे भेजना है, तो जहां जमीन पे ये हिट हुआ है वहां पे हम एक और रिफ्लेक्टर लगा देते हैं। तो वो रिफ्लेक्टर क्या करता है, सिग्नल को रिसीव करता है और ऊपर वापस भेज देता है, ठीक है। तो इस तरीके से मल्टीपल रिफ्लेक्टर्स लगा के हम इस सिग्नल को काफी दूर तक ट्रेवल करवा लेते हैं, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली बात है कि जैसे जैसे सिग्नल जितना ज्यादा दूर जाता जाता है, उसके अंदर अटेन्युएशन उतनी ज्यादा होती जाती है, उसकी इंटेंसिटी उतनी कम होती जाती है, उसकी रिसेप्शन उतना पुअर होता जाता है, ठीक है जी। तो लेकिन उसके बावजूद ये सरफेस वेव्स के मुकाबले में काफी दूर तक ट्रेवल करती हैं, ठीक है। इट इज हैविंग मच ग्रेटर रेंज, ठीक है। तकरीबन आपके पास हाफ ऑफ द कर्वेचर ऑफ द अर्थ तक ये ट्रेवल कर जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा इनकी बैंडविड्थ, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा होती है, बोथ वेज क्या मतलब, बोथ वेज क्या मतलब है, मतलब डायरेक्ट भी जा रहा है एक जगह, नहीं है आइनोस्फीयर से रिफ्लेक्शन होने के जा, ऑब्वियसली बैकवर्ड्स भी जा सकती हैं यार। अगर सिग्नल उल्टा भेजोगे तो बैकवर्ड भी जाएगा, जाहिर सी बात है। अगर लेफ्ट की साइड पे भेजोगे तो उधर ट्रेवल करेगा, राइट पे भेजोगे तो उधर ट्रेवल करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है यार, ठीक है। अच्छा, अब इसकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो 3 मेगाहर्ट्ज से लेके 30 मेगाहर्ट्ज की रेंज तक हमारे पास इसकी बैंडविड्थ है, शॉर्ट वेव्स हैं। तो उसी वजह से हमें फ़ायदा ये होता है कि इसमें बैंडविड्थ हमें बेहतर मिल रही होती है एज कम्पेयर टू ग्राउंड वेव या सरफेस वेव। तो आपके पास काफ़ी बेहतर क्वालिटी का जो डेटा है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल कर जाता है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा एडवांस क्या है, बाय द वे, होता यह है कि अगर हम 30 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी को आइनोस्फेयर की तरफ भेजते हैं, तो वो आइनोस्फेयर को पंक्चर करती हुई वो फ्रीक्वेंसी वे बाहर निकल जाती है, स्पेस में लॉस हो जाती है। और इंसान ने फिर ये सोचा कि जनाब अगर मैं इससे हाई फ्रीक्वेंसी पे कम्युनिकेट करना है मुझे, तो क्या करना चाहिए, मुझे सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। और सैटेलाइट्स के लिए फिर हमने जो वेव्स बनाई उनको हम कहते हैं स्पेस वेव्स, ठीक है। बाय द वे, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है हमारे पास स्पेस वेव्स का। स्पेस वेव से हम क्या करते हैं कि हम एक सिग्नल जो है ट्रांसमीटर से एक सैटेलाइट को भेजते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी अप।
कैरियर वेव उस सिग्नल को लेके जाती है। अगेन मैं बताऊं, तीनों ही में कैरियर वेव्स का इस्तेमाल होता है। वो कैरियर वेव्स मॉड्यूलेट होके सिग्नल को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, ख्याल रखिएगा इस बात का। तो ट्रांसमीटर ने सैटेलाइट को सिग्नल भेजा, सैटेलाइट उस सिग्नल को रिसीव करता है, ध्यान से सुनिएगा। रिसीव करने के बाद उसको रीजनरेट करता है, वो रिफ्लेक्ट नहीं करता, उसको रीजनरेट करता है, विच मीन्स द सैटेलाइट कंटेन्स अ रीजनरेटर एम्पलीफायर। तो इसका मतलब है कि ये सिग्नल भी कैसा होगा, डिजिटल सिग्नल होगा। अच्छा, जब ये रीजनरेटर एम्पलीफायर उस सिग्नल को रीजनरेट करता है तो उसके बाद वापस अर्थ पे भेजता है जहां जहां उसको रिसीव करना होता है। अच्छा, एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन बच्चों के, स्टूडेंट्स के जहनों में कि ये सिग्नल सिर्फ यूं जाएगा और यूं वापस आएगा, तो आंसर ऐसा नहीं है। लेट्स से यहाँ एक रिसीवर लगा दूं तो ये सैटेलाइट इसको यूं भी सिग्नल भेज सकता है, ठीक है। इट्स नॉट अ मैटर कि वो रिफ्लेक्शन वाले फॉर्म में ही जाएगा, सिग्नल कहीं पे भी रिसीव हो सकता है। सैटेलाइट बाय द वे यहाँ भी भेजेगा, यहाँ भी भेजेगा, यहाँ भी भेजेगा, हर जगह ये सिग्नल्स अपने भेज रहा होगा जो जो इन सिग्नल्स को रिसीव करना चाहता है, ठीक है। तो एवरीवेयर द सैटेलाइट कैन सेंड द सिग्नल्स, ठीक है। लेकिन एक डायग्राम एनालॉजी के तौर पे उन्होंने ऐसी डायग्राम बनाई है। अब जब ये सिग्नल ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने वाली जो फ्रीक्वेंसी है और नीचे आने वाली फ्रीक्वेंसी जो है ये अलग अलग रखी जाती है। इसका रीजन भी मैं देता हूँ, लेकिन थोड़ा सा और ध्यान से सुनिएगा। ऊपर जिस फ्रीक्वेंसी से हमने सिग्नल को भेजा, ठीक है, उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं अपलिंक, अपलिंक। और नीचे जिस फ्रीक्वेंसी से आया उसको हम बोलते हैं डाउनलिंक। और बाय द वे ये अपलिंक और डाउनलिंक की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। फिर से बात को ध्यान से सुनिएगा। सैटेलाइट को एक सिग्नल भेजा जाता है, जिस फ्रीक्वेंसी से सिग्नल को भेजा जाता है सैटेलाइट उस सिग्नल को रिसीव करता है, उसको रीजनरेट करता है और रीजनरेट करने के बाद उसको नीचे वापस भेजता है। लेकिन नीचे वापस भेजने वाली कैरियर की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो डिफरेंट होती है जिससे हमने उसको ऊपर भेजा होता है। जैसे कि अगर आपने ऊपर भेजा है इसको, कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी 30 गीगाहर्ट्ज से, बाय द वे गीगाहर्ट्ज की रेंज में चल रहा होता है, विच इज मींस द बैंडविड्थ इज वेरी हाई। तो डाउनलिंक की फ्रीक्वेंसी हमें कितनी मिलेगी, 20 गीगाहर्ट्ज। ऑब्वियसली अपलिंक की और डाउनलिंक की फ्रीक्वेंसी हम स्टैंडर्ड बनाने के लिए अपलिंक ज्यादा रखते हैं और डाउनलिंक हमेशा कम रखते हैं, ठीक है। दिस इज द रीजन, ठीक है। और एक्चुअली में इसका एक और रीजन भी ये है कि स्ट्रेटोस्फेयर से बाहर भेजने के लिए फ्रीक्वेंसी ज्यादा चाहिए होती है, लेकिन थर्मोस्फेयर से अंदर आने के लिए फ्रीक्वेंसी की कम रिक्वायरमेंट होती है। इस वजह से भी ऐसा किया जाता है, ठीक है। अब अपलिंक और डाउनलिंक की फ्रीक्वेंसी चेंज क्यों की जाती है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो इसका रीजन ये है कि आपके पास स्वम्पिंग को अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड स्वम्पिंग, ठीक है, क्या वर्ड यूज किया जाता है इसके लिए, स्वम्पिंग, और यहाँ कहीं लिखा भी होगा, ठीक है, द अपलिंक एंड डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी शुड बी डिफरेंट। बताया ही नहीं है इन्होंने, हालांकि बताना चाहिए था इसको, ठीक है। एनीवेज, तो खैर नहीं बताया भाई, ये रहा भाई, बताया ये रहा। तो अपलिंक और डाउनलिंक की फ्रीक्वेंसी को इसलिए चेंज किया जाता है ताकि हम क्या ना हो, स्वम्पिंग ना हो, ठीक है जी। अच्छा, स्वम्पिंग क्या है? एक्चुअली में स्वम्पिंग आपके सिलेबस में एक्सप्लेन करने को तो नहीं आता, लेकिन फिर भी सुन लीजिए स्वम्पिंग क्या मतलब है। स्वम्पिंग का मतलब ये है कि सुनो, अगर हमने सिग्नल यहाँ से भेजा 30 गीगाहर्ट्ज से और डाउनलिंक में भी 30 गीगाहर्ट्ज रख दिया, और ये सिग्नल लेट से ये एक जगह है, ठीक है, यहाँ पे भी किस में आ रहा है, 30 गीगाहर्ट्ज में, और ये जगह हमारे ट्रांसमीटर के काफी करीब है। तो ये सिग्नल यहाँ से डायरेक्टली भी पहुंच जाएगा यहाँ पे, ऑब्वियसली उसकी इंटेंसिटी काफी लो होगी, टकरा टकरू के इधर उधर से पहुंच जाएगा, लेकिन पहुंच जाएगा। और ये भी कितनी फ्रीक्वेंसी का होगा, 30 गीगाहर्ट्ज का। यानी ये जो रिसीवर है, ए रिसीवर लेट से, ये रिसीवर इस सिग्नल को एक नहीं दो दफा रिसीव करेगा। ऑब्वियसली जमीन वाले सिग्नल को पहले रिसीव कर लेगा क्योंकि उसका डिस्टेंस कम है, और सैटेलाइट में ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है क्योंकि सैटेलाइट ये कितने, तकरीबन 36,000 किलोमीटर सरफेस ऑफ द अर्थ से ऊपर होते हैं, सरफेस ऑफ द अर्थ से, ठीक है। तो ये सिग्नल
ए रिसीवर जो है ये सिग्नल एक नहीं 2 दफा रिसीव करेगा, 30 पहले और फिर 30 दोबारा सैटेलाइट से। तो आपके पास एक सिग्नल 2 दफा होगा, तो आपका लेट से ये एक पिक्चर है, तो 2 दफा वो पिक्चर डिस्प्ले होनी शुरू हो जाएगी और वो पटकनी शुरू हो जाएगी और उसको हम कहेंगे स्वैम्पिंग। तो स्वैम्पिंग को अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है जनाब, कि ऊपर हमने भेजा 30 से, रिसीवर हमने अपना ट्यून किया ए रिसीवर को 20 पे, तो यहां से कितनी फ्रीक्वेंसी नीचे आई 20, हमारे रिसीवर ने उसको रिसीव कर लिया गीगाहर्ट्ज में, सॉरी, ठीक है। और यहाँ से कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है 30 गीगाहर्ट्ज, तो हमारे रिसीवर ने उसको रिसीव ही नहीं किया, तो इस वजह से स्वैम्पिंग फिर हमारे पास नहीं होती। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड चेंजिंग द अपलिंक एंड डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी टू अवॉइड स्वैम्पिंग, ठीक है। स्वैम्पिंग को अवॉइड करने के लिए हम इस फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये जो सैटेलाइट्स हैं नॉर्मली दीज आर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। जियो स्टेशनरी मैंने ग्रेविटेशन के चैप्टर में पढ़ाया था। दीज सैटेलाइट्स आर स्टेशनरी रिलेटिव टू द अर्थ, ये हमेशा उस डायरेक्शन में घूमते हैं जिसमें हमारी अर्थ घूमती है, ठीक है। और क्या नाम है इसका, इन सैटेलाइट्स का टाइम पीरियड भी हमारे अर्थ के टाइम पीरियड के बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। तो दिस इज आर एक्चुअली जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। अच्छा, एक सैटेलाइट नहीं यूज होते बेसिकली, इसका एक और एडवांटेज ये होता है, एक सेकंड इस पे भी आते हैं पहले। इनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि ये एक सैटेलाइट अच्छे खासे वाइडर एरिया को कवर अप कर रहा होता है। और फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे भी हमने लेट से एक सैटेलाइट ऐसे लगा दिया, ये सैटेलाइट इसको सिग्नल भेजेगा, तो ये सैटेलाइट अपने सिग्नल्स यहाँ भी भेजेगा इस पूरे हिस्से में अर्थ की, ये पूरा एरिया भी कवर अप हो गया। फिर ये वाला इधर भी हम एक सैटेलाइट लगा देते हैं, ये सैटेलाइट अपना सिग्नल इसको भी भेजता है और ये इधर भी भेजना शुरू कर देता है अपने सिग्नल्स। तो आपके पास पूरी की पूरी अर्थ जो है ये 3 सेट्स ऑफ सैटेलाइट्स के थ्रू जो है हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। यानी अगर हमने लेट से एयर बाय डिजिटल पाकिस्तान में उसका चैनल, वो ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क है, उससे सैटेलाइट को सिग्नल भेजा, तो वो सैटेलाइट क्योंकि डिफरेंट सैटेलाइट के साथ भी कनेक्टेड होता है, शेयर कर रहे होते हैं फ्रीक्वेंसीज को, तो उसकी वजह से फायदा ये होता है कि ये पूरी दुनिया में ये चल रहा होता है। या हम लोग लेट से अगर हम यहाँ पाकिस्तान से सऊदी अरब गए लेट से उम्रा करने के लिए, हज करने के लिए, तो हमारे मोबाइल फोन्स जो हैं इन कंपनीज की, डिफरेंट कंपनीज के साथ क्या है वो मुआहदे हुए में, जिसकी बेस के ऊपर जो है ये चल रहा होता है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, दूसरा सैटेलाइट जब सिग्नल को रिसीव करेगा तो 20 गीगाहर्ट्ज में ही होगा ना, ऑब्वियसली बात है, वो डाउन लिंक कहलाएगा ना। ऊपर जाने वाली रिसीव करने वाली सैटेलाइट की फ्रीक्वेंसी अपलिंक होती है, नीचे वाली हमेशा डाउन लिंक होती है, ठीक है। और ऑब्वियसली फिर जब वो नीचे भेजेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी, यानी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ के अंदर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे ट्यूनिंग की जाएगी, ठीक है। इस तरीके से इसका ग्लोबल जिसे कहते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप किया जाता है। ये सैटेलाइट जैसे कि मैंने बताया 3.6 इंटू 10 टू द पावर 4 किलोमीटर या 36,000 किलोमीटर ऊपर होते हैं सरफेस ऑफ द अर्थ से, ठीक है। इस तरीके से हम इन सैटेलाइट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन पूछना है किसी ने? नहीं सर। अच्छा, इसके बाद एक और किस्म के सैटेलाइट्स भी होते हैं जो भी मैं ग्रेविटेशन के चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, जिसको हम कहते हैं पोलर सैटेलाइट्स। ये ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि अर्थ के गिर्द जो है वो 23 डिग्री टू द इक्वेटर पोल्स के ऊपर एक्चुअली ये घूम रहे होते हैं। इनका तकरीबन 1.5 घंटे का या 90 मिनट्स का टाइम पीरियड होता है। और ये हमारे पास जो है ग्लोबल पोजीशनिंग, वेदर फॉरकास्ट और स्पाइंग वगैरह सर्वेलेंस के लिए जो है ये इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं, ठीक है जी। मॉनिटर करने के लिए चीज़ों को इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं, ठीक है। और सब इनका एडवांटेज ये होता है कि ये अर्थ के काफ़ी करीब है, तो बड़ी क्विकली डेटे को प्रोसेस कर देते हैं ये। लेकिन इनका मेजर डिसएडवांटेज ये है कि उस डायरेक्शन में ये नहीं घूम रहे होते जिसमें अर्थ घूम रही है, तो हमें इसमें बार बार रीट्यून करना पड़ता है। जबकि जियो स्टेशनरी में हमें बार बार रीट्यूनिंग नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो इक्वेटर पे घूम रहे होते हैं और अर्थ की स्पीड की सेम स्पीड से घूम रहे होते हैं जिससे हमारी अर्थ घूम रही होती है, ठीक है। सो दिस इज इट, ठीक है, फॉर टुडे। और ये बाय द वे पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, इसको पढ़ लीजिएगा, ऑल्दो दिस इज
being eliminated in 2016 जब मोबाइल फोन कम्युनिकेशन खत्म हुआ था, तो ये पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन यानी पैराबोलिक डिश हमने एक मोबाइल टावर लगाया, वो मोबाइल टावर बिल्कुल सीधा एक दूसरे मोबाइल टावर को सिग्नल भेज रहा होता है पैराबोलिक डिश के थ्रू, तो ये हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होती है। दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, अगर कभी वर्ड यूज हुआ है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन तो उसके अंदर ये यूज हो सकता है। ठीक है, हाँ रिवीजन कराना है मुझे था, इसके अलावा P5 का भी करवाना है मुझे। ठीक है, so this is the end of the chapter communication. This is a very theoretical chapter, only one part of this chapter is pure calculation which is attenuation. Okay, अच्छा इंपॉर्टेंट चीज बता दूं तुम लोगों को, जो जो चीजें मैंने एक एक चीज तुम लोगों को पढ़ाई है, एक एक चीज जो है वो आपके पास पूछी जाती है। इंफ्रारेड रेडिएशंस को विजिबल लाइट की जगह क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इंफ्रारेड में लेस अटेन्युएशन होती है, ज्यादा रेंज होती है बनिस्बत लाइट में। लाइट की फाइबर्स ग्लास की बनी होती हैं, इंफ्रारेड की जो होती हैं वो आपके पास किसकी बनी हुई होती हैं, प्लास्टिक की। यूज द बेस स्टेशन, ये हमारे सिलेबस से निकल चुका है। मोबाइल कम्युनिकेशन ये 2016 से पहले हमारे सिलेबस में होता था। बास बी जो है वो काट दीजिएगा, ये नहीं है हमारे सिलेबस में। सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है अपलिंक डाउनलिंक की फ्रीक्वेंसी क्यों डिफरेंट होती है, तो हमें पता है कि वो रिसीव करता है, रीजनरेट करता है और उसके बाद नीचे भेजता है, तो अवॉइड स्वैम्पिंग। ख्याल रखिएगा कि एक एक चीज, एक एक बात आप लोगों को जो पढ़ाई है वो सारी की सारी चीजें आपसे पेपर में पूछी जाती हैं। ठीक है, ये लिंक अभी एंड होगा, तो उसके बाद फिर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के क्या यूजेस होते हैं और प्रिंसिपल्स होते हैं वो पूछ लिया गया है। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा ये देखिए कॉपर ब्रेड के क्या फंक्शंस होते हैं, तो ये न्यूट्रल वायर होती है या आपके पास जो है ये शील्ड के तौर पे भी काम करती है। तो एक एक चीज के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, वायर पेयर से क्यों बेहतर होती है, तो इट इज मोर सिक्योर एंड हैविंग ग्रेटर बैंडविड्थ देन दिस। ठीक है, तो वंस यू सॉल्व दिस क्वेश्चंस तो आपको समझ में आएगा कि एक एक चीज क्वेश्चन में पेपर में पूछी जाती है। इफ एनीबॉडी इज हैविंग एनी क्वेश्चन पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम यहाँ एंड करते हैं अपना। कोई क्वेश्चन है? नहीं सर। चले, ओके फिर, अल्लाह हाफिज।